आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग क्या कंप्लाइंसेस है, क्या उन्हें अपने आईटीआर फाइल करने की जरूरत है, अगर है तो कौन सा आईटीआर फाइल करना होगा। तो फिर क्या ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो रिटायर हो चुके हैं? नहीं, ये आप सबके लिए भी है, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स या तो वो रिटायर हो चुके हैं या हो सकता है कि आने वाले समय में वो रिटायर हो, या अगर आप भी जॉब करते हो तो एक ना एक दिन आप भी जरूर रिटायर होंगे। तो अगर आज आपने ये वीडियो देख ली और इन सारे इनकम टैक्स कंप्लायंसेस को समझ लिया तो आप अपने साथ उन लोगों की भी मदद कर सकते हो जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जब रिटायर होते हैं तो उन्हें लगता है अब रिटायर तो हो चुके हैं तो अब हमें ना तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या ना ही हमें अब इनकम टैक्स के बारे में समझने की कोई जरूरत है। और इसी कारण बहुत सारे लोग जो है अपना आईटीआर फाइल नहीं करते और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस सर्व करता है। तो आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन से सोर्स ऑफ इनकम है जो रिटायरमेंट के बाद भी हो सकते हैं। तो पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है पेंशन इनकम, जो कि एक रिटायर्ड पर्सन को मंथली बेसिस पे मिलती है। और दूसरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करता है या वो कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं या वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम करता है तो उनकी बिजनेस इनकम हो सकती है। या अगर उनके नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसमें रेंट अगर आ रहा है तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है। या अगर एक रिटायर्ड पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है या उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की है तो कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। और ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट, आरडी का इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इनकम। तो एक रिटायर्ड पर्सन की ये 5 सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन रिटायर हुआ है उस असेसमेंट ईयर में, जिस असेसमेंट ईयर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो उनकी रिटायरमेंट बेनिफिट की इनकम हो सकती है, जैसे कि ग्रेजुएटी इनकम, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव इनकैशमेंट, पीएफ विड्रॉल, और अगर वीआरएस स्कीम के अंडर रिटायरमेंट ली है तो वीआरएस कंपेंसेशन। और अगर कोई कंपनी में काम करता है और वो कंपनी शट डाउन हो गई उस वजह से उनका अगर रिटायरमेंट हुआ है तो उन्हें रिट्रीचमेंट कंपेंसेशन मिलता है। तो ये जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं ये फुल्ली या पार्शली एग्जेम्प्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर हुए हो या आप प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुए हो। तो अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर होता है तो ग्रेजुएटी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, लीव इनकैशमेंट भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, पीएफ विड्रॉल यानी प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, वीआरएस कंपेंसेशन लेकिन 5 लाख तक ही एग्जेम्प्ट होता है। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से रिटायर्ड हुआ है तो उनके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ग्रेजुएटी के लिए एग्जेम्प्ट अप टू 20 लाख रुपीज, कम्यूटेड पेंशन 1/3 और हाफ एग्जेम्प्ट होगी बेस्ड ऑन ग्रेजुएटी। अगर ग्रेजुएटी मिलती है तो 1/3 और अगर ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो हाफ ऑफ फुल वैल्यू एग्जेम्प्ट होगा। और ये फुल वैल्यू क्या है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। और ऐसे ही लीव इनकैशमेंट अप टू 5 लाख रुपीज, जो कि पहले 3 लाख रुपए था। और ऐसे ही प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल अगर 5 साल से अबव जॉब की गई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। और वीआरएस का अप टू 5 लाख एग्जेम्प्ट होगा। और ये इनकम टैक्स के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट होते हैं वो सेक्शन दिए हुए, जैसे ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 1010, कमिटेड पेंशन 1010A, लीव इनकैशमेंट 1010AA, प्रोविडेंट फंड 1011 एंड 1012, और ऐसे ही वीआरएस का कंपेंसेशन 1010C और रिट्रीचमेंट कंपेंसेशन को का 1010B। तो ऐसे जब आप रिटायर होते हैं तो ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलती है ये आपको अपने आईटीआर में डिस्क्लोज करनी होती है। और जैसे कि हमने अभी समझा कि गवर्नमेंट ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट हमारे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट हमें अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करने होते हैं। और एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठा के हमें इन पे टैक्स भी नहीं देना होता, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना होता है। और अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करोगे और इन इनकम को डिस्क्लोज नहीं करोगे तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इन रिटायरमेंट बेनिफिट को अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित कर दे और आपको नोटिस भेज के उस पे आपसे टैक्स तो लेगा ही और साथ में आपको पेनलाइज भी करेगा और इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो जिस साल में आप रिटायर होंगे उसका जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो ये सारी इनकम आपको वहां पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी पर्सन रिटायर होते हैं या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर होते हैं या वो प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैक्सिमम रिटायरमेंट बेनिफिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पार्शियली एग्जेम्प्ट होते हैं और वो कंडीशन बेस्ड होते हैं। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो ग्रेजुएटी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 3 कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। पहला 20 लाख रुपीज स्टैट्यूटरी लिमिट, सेकंड लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड और एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड। इसमें जो फिगर लिस्ट होगा, इन तीनों में जो फिगर
लीस्ट होगा वो ही आपको ग्रेजुएटी के एग्जाम्शन में मिलेगा। इसका हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। लास्ट ड्रॉन सैलरी 60,000 रुपीज। सैलरी में सिर्फ आपका बेसिक और डीए को काउंट किया जाएगा, बाकी कोई अलाउंसेस को काउंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे हमने कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स लिया 25 ईयर्स और ग्रेजुएटी रिसीव्ड है 9 लाख रुपीज। तो हमें जो कैलकुलेशन करना है वो होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 26 एंड 25। ये 25 ईयर्स है कंप्लीटेड सर्विस के। आपके केस में जो कंप्लीटेड ईयर्स का फिगर हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये फिगर बनता है 8,65,385। तो यहाँ पे जो 20 लाख की लिमिट थी और जो हमने कैलकुलेशन करके फिगर निकाला और 9 लाख रुपीज इनको ग्रेजुएटी मिली, इसमें सबसे कम जो है वो है 8,65,385। तो ये फिगर इनका एग्जेम्प्ट होगा और बाकी 34,615 रुपीज ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो ऐसे आपको ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर से रिटायर्ड हुए हो। और ऐसे ही जो कमिटेड पेंशन मिलती है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर ग्रेजुएटी रिसीव्ड हुई है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू और ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई है तो हाफ ऑफ फुल वैल्यू। और फुल वैल्यू क्या होगा? फुल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कम्यूटेड पेंशन, जो कमिटेड पेंशन आपको मिल रही है लमसम, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड। यानी जो आपको कमिटेड पेंशन मिल रही है वो कितने परसेंट मिल रही है, आपकी पेंशन की कितने परसेंट आपको कमिटेड दिया जा रहा है, 40%, 50%। तो जितना वो परसेंटेज है उस परसेंटेज से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव 12 लाख एज कमिटेड पेंशन, 40% कमिटेड, और ये आपको अपने डिपार्टमेंट से पूछना होगा वो आपको कितनी परसेंट की कमिटेड पेंशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये 40% है। तो फुल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? फुल वैल्यू इक्वल्स टू 12 लाख जो कि इन्होंने कमिटेड पेंशन रिसीव की है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 30 लाख। अब इस 30 लाख का हाफ एग्जेम्प्ट होगा, अगर ग्रेजुएटी नहीं मिली तो 15 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट होगा, और अगर ग्रेजुएटी मिली है तो 30 लाख का 1/3 आप फाइंड आउट करोगे। तो ऐसे आप अगर प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुए हैं तो अपनी कमिटेड पेंशन का कैलकुलेशन करके उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और अब ऐसे लीव इनकैशमेंट, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज। लेकिन इसमें भी आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल में अपने फिगर डाल के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद प्रोविडेंट फंड एग्जेम्पशंस जो कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF या GPF, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड CPF और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसे कि EPF एंड RPF। तो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए अगेन ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, और लकीली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए भी ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है अगर 5 इयर्स की कंटिन्यूअस सर्विस उन्होंने की है। और अगर सर्विस 5 इयर्स की कंप्लीट नहीं हुई है तो ये पार्शियली टैक्सेबल होगा और पार्शियली एग्जेम्प्ट होगा। और ऐसे ही अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट दिया गया तो उन्हें रिट्रीचमेंट कंपनसेशन पार्शियली एग्जेम्प्ट होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन, जिसके लिए कैलकुलेशन किया जाता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और ₹5 लाख। इसमें से जो कम होगा उसका एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(b) में मिल जाएगा। तो ऐसे आप इन सारे रिटायरमेंट बेनिफिट का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ITR फाइल करनी होगी और ये सारी इनकम वहां पे आपको डिस्क्लोज करनी होगी। और मैं अगेन ये आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी इनकम डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी है। आप जिस साल में रिटायर होते हैं उस साल का ITR आपको फाइल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिले होते हैं और ये सारे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होते हैं, और इनकी इंफॉर्मेशन आपका डिपार्टमेंट, आपका एम्प्लॉयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इनको डिस्क्लोज नहीं करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व जरूर करेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो सिर्फ रिटायर्ड पर्सन के लिए नहीं है, यह आप सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो तो एक ना एक दिन आपको रिटायर जरूर होना है, और आपको अगर सारी जानकारी प्रॉपर वे में होती है तो आप उसका सही तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि रिटायर्ड पर्सन को कौन से ITR फाइल करने होते हैं। तो मोस्टली रिटायर्ड पर्सन के लिए ITR 1 ही ज्यादातर एलिजिबल होती है। 90% लोगों के लिए ITR 1 एलिजिबल होगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे बन सकते हैं जहां पे रिटायर्ड पर्सन को भी ITR 2, ITR 3 या ITR 4 को फाइल करना पड़ सकता है। तो इन ITRs को फाइल करने के कुछ कंडीशन है, जैसे ITR 1 के लिए 50 लाख से इनकम एक्सीड नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए,
और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, तो आप ITR 1 को फाइल कर सकते हो। और हाँ, इस असेसमेंट ईयर से अगर आपने कोई लिस्टेड इक्विटी सेल की है या लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल किया है, अगर उसमें आपको 1,25,000 तक का कैपिटल गेन हुआ है, तो भी आप ITR 1 में उसे दिखा सकते हो। लेकिन अगर 1,25,000 से अबव है या उसमें आपको लॉस हुआ है, तो फिर आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर आपको ITR 2 फाइल करना होगा, जिसमें हम शो कर सकते हैं अपनी पेंशन इनकम को, कैपिटल गेन की इनकम को, इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें भी हम बिजनेस इनकम को शो नहीं कर सकते। और अगर कोई बिजनेस इनकम है तो फिर हमें ITR 3 फाइल करना होगा। और ITR 3 में हम वो सारी इनकम शो कर सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट सोर्स से अर्न करता है। और ऐसे ही प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में अगर जाना है तो फिर ITR 4 को फाइल किया जा सकता है, जहां पे आप अपने बिजनेस इनकम को शो कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और आपका बिजनेस टर्नओवर 2 CR से या 3 CR अगर 95% डिजिटल पेमेंट है, और प्रोफेशन के केस में या कोई रिटायर्ड पर्सन कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो 50 लाख रुपीज टर्नओवर की लिमिट है। और ये एक्सीड कर सकते 75 लाख तक अगर 95% डिजिटल पेमेंट है। तो फिर आप ITR 4 को भी फाइल कर सकते हो। तो ऐसे आपको देखना होगा आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, अपने सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, कि आप कौन सा ITR फाइल कर सकते हो। कि आपको ITR 1 फाइल करना है, कि ITR 2 फाइल करना है, या ITR 3 या ITR 4 फाइल करना है। तो ऐसे आपको अपना करेक्ट ITR फाइल करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ITR 2 फाइल करना था और लेकिन आपने ITR 1 फाइल कर दिया, तो फिर आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा। और इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कब आपको ITR 1, ITR 2, ITR 3 या ITR 4 फाइल करना होगा। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा वो सारी सोर्स ऑफ इनकम जो एक रिटायरमेंट पर्सन की हो सकती है, और सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो उन्हें रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं, वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट के एग्जेम्पशंस, और इन्हें कौन सा ITR फाइल करना है, उसे कैसे चूज करना है। तो ये सारा अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको ITR प्रैक्टिकली फिलअप करके दिखाता हूं, जिसके लिए आज हम लोग ITR 1 को फिलअप करेंगे। और फाइलिंग करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, जैसे कि फॉर्म नंबर 16 जो कि आपके एम्प्लॉयर से आपको मिल जाएगा, फॉर्म नंबर 26 AS, इसे आप ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही AIS, TIS, इन्हें भी आप ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी पेंशन अकाउंट स्टेटमेंट और डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप इसको पहले वर्कआउट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ITR में फिलअप करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, अगर आपके केस में हो तो आप इनको भी अपने पास रख लीजिएगा। तो ITR फाइलिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको फॉर्म 16, 26 AS, AIS की हेल्प से कंप्यूटेशन रेडी करना सिखाऊंगा। और हम ऐसे पर्सन की ITR फाइल करेंगे जो इसी असेसमेंट ईयर में रिटायर हुए हैं, जिन्हें सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं। तो हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन रेडी करेंगे और उसके बाद में ITR 1 को फाइल करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और इसे आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।